अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस बेला M त्रिवेदी शामिल थे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस देश के सभी अम्बेडकरवादी इस फैसले के खिलाफ हैं, तो कुछ हिंदूवादी इस फैसले के साथ खड़े हैं। साथ ही एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई। इस देश का सवर्ण समाज, जो अब तक रिजर्वेशन के खिलाफ था, वो सब क्लासिफिकेशन के फैसले के साथ खड़ा है। अचानक से इनके हृदय परिवर्तन हो गए हैं। गरीब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की चिंता होने लगी है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण देने और शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर लागू करने के रास्ते खोल दिए हैं। इसका मतलब है कि राज्यों के पास अब यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य के शेड्यूल कास्ट में वंचित जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। देखने में तो यह फैसला बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यह फैसला पूरे दलित और आदिवासी समाज पर कैसा असर डालेगा, इस फैसले की क्या दिक्कतें हैं और इसकी मंशा क्या है। 1975 में पहली बार पंजाब सरकार ने एक सर्कुलर लाकर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में सब कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया। इस सर्कुलर के हिसाब से 25% शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी में विशेष रूप से वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गयी, जिसमें उन्हें एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई। दूसरी कैटेगरी में अन्य सभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को शामिल किया गया था। वाल्मीकि और मजहबी सिख राज्य में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े समुदायों में से 2 माने जाते थे। लगभग 30 साल तक लागू रहने के बाद 2004 में इस सर्कुलर को लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2000 में आंध्र प्रदेश द्वारा पेश किए गए इसी तरह के कानून को रद्द कर दिया। ईवी चिनैया मामले में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला पाया गया। यह कानून संविधान के आर्टिकल 341 का भी उल्लंघन करता पाया गया, जो राष्ट्रपति को आरक्षण बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 341(2) में यह प्रावधान है कि केवल संसद ही अनुसूचित जातियों की इस सूची में किसी भी जाति, नस्ल, जनजाति को शामिल या बाहर कर सकती है। पीठ ने तर्क दिया कि यह प्रावधान राज्यों को आरक्षित श्रेणियों में उपवर्गीकरण के माध्यम से सूची में बदलाव करने से रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉक्टर किशनपाल बनाम पंजाब राज्य 2006 में 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने हार नहीं मानी और एक नया कानून बनाया, यानी पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006, जिसमें एक बार फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को पहली वरीयता प्रदान की। उच्च न्यायालय ने इस कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2004 में देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया, क्योंकि इस मामले में संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न उठ गए थे। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अपील पर फैसला सुनाते हुए ईवी चिनैया वाले मामले की वैधता पर सवाल उठाए, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं हैं। इसलिए इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन किया गया। 1 अगस्त 2024 को इसी 7 जजों की बेंच ने 6 जजों की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का ईवी चिनैया वाला फैसला पलट दिया। 565 पेज के इस फैसले में बहुत कुछ कहा गया है। हम सिर्फ 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, शेड्यूल कास्ट होमोजेनस क्लास सजातीय वर्ग नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले ने संविधान सभा द्वारा सेटल्ड फैसले को अनसेटल्ड कर दिया है, शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन को बदल दिया है। हम पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे और कब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी। 1911 में पहली बार शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाने की कोशिश की गई। इसमें पंजाब के क्षेत्र में पाया गया कि चमार और चूड़ा, जो कि हिंदू समुदाय का 1/4 हिस्सा है, ब्राह्मणों की कोई सेवा नहीं लेते थे। मंदिरों में इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। दक्षिण भारत में लिंगायत और कुछ कारीगर जातियां ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नकारती थी। 1921 में जनगणना की दूसरी कोशिश की गई, जिसमें अछूतों की संख्या 55 से 60 मिलियन के बीच आकी गई। 1931 की जनगणना में दलित वर्गों, अछूतों की अंतिम और निर्णायक गणना की गई। जनगणना आयुक्त ने 9 नए शर्तें लागू की। जिन जातियों ने ये शर्तें पूरी की, उन्हें ही शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में रखा गया। ये शर्तें थीं: क्या उस जाति की सेवा ब्राह्मण कर सकते हैं या नहीं? क्या उस जाति की सेवा नाई, पानी ढोने वाला, दर्जी आदि कर सकते हैं जो सवर्ण हिंदुओं की सेवा करते हैं? क्या उस जाति के संपर्क या निकटता से किसी उच्च जाति के हिंदू को अपवित्र माना जाता है? क्या कोई सवर्ण हिंदू उस जाति के व्यक्ति के हाथ से पानी ले सकता है? क्या उस जाति के लोग सड़क, घाट, कुएं,
स्कूल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से वंचित हैं? क्या उस जाति के लोग हिंदू मंदिरों का उपयोग करने से वंचित हैं? क्या सामान्य सामाजिक मेलजोल से उस जाति के सुशिक्षित सदस्य को समान शैक्षणिक योग्यता वाले उच्च जाति के पुरुष द्वारा समान माना जाता है? क्या उस जाति के लोग केवल अपनी अज्ञानता, निरक्षरता या गरीबी के कारण दबे हुए हैं? और अगर ये नहीं होता तो वे किसी सामाजिक अक्षमता के अधीन नहीं होते? क्या उस जाति के लोग अपने व्यवसाय के कारण दबे हुए हैं? और अगर वे वह व्यवसाय न करते तो वे किसी सामाजिक अक्षमता के अधीन नहीं होते? इन शर्तों से यह साफ हो गया कि सभी सामाजिक भेदभाव प्रदूषण की अवधारणा और छुआछूत की प्रैक्टिस के कारण थे। यह भी पता चला कि छुआछूत की प्रैक्टिस लगातार हो रही थी और कौन कितना एजुकेटेड है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दलित गैर प्रदूषणकारी काम करने लगे या उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तब भी छुआछूत जारी रहेगी। आखिरकार 1931 की जनगणना के आधार पर 429 अछूत जातियों की पहचान की गई और उन्हें 30 अप्रैल 1936 को जारी भारत सरकार अधिसूचित जाति आदेश 1936 में सूचीबद्ध किया गया। इस सूची ने उन जातियों का एक समूह बनाया जिनके खिलाफ भारतीय समाज में छुआछूत का अभ्यास किया जाता था। आजादी के बाद इसी 1931 की 429 जातियों को 10 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान में नोटिफाई किया गया था। रहना मोल रविंद्रन, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लिखती हैं कि अनुसूचित जातियों का संवैधानिक और कानूनी अस्तित्व छुआछूत की प्रथा और हाल ही में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1899 उनके खिलाफ अत्याचारों की प्रथाओं के आधार पर जातियों के सामूहिककरण से उत्पन्न हुआ है। जो लोग भेदभाव करते हैं उनके लिए सभी अनुसूचित जातियां समरूप यानी होमोजेनस क्लास हैं, भले ही उन जातियों के सदस्य अपनी विविधता के बारे में जो भी विचार रखते हैं। जिस आधार पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई गई थी वो आधार था कि सवर्ण हिंदू बाकी जातियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ना कि इस आधार पर कि शेड्यूल कास्ट की जातियां आपस में कैसा व्यवहार करती हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट जातियों के साथ सवर्ण हिंदू एक समान व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें होमोजेनस क्लास यानी समरूप कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस बात पर जोर दिया कि शेड्यूल कास्ट की जातियां आपस में भेदभाव का व्यवहार करती हैं, इसीलिए ये होमोजेनस या समरूप समाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोधाभास पर असंग वानखेड़े, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक लेखक और डीफिल स्कॉलर हैं, लिखते हैं कि सब क्लासिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबकास्ट के उपयोग को फॉरवर्डनेस की इकाई के रूप में स्वीकार किया है। यह स्वीकार करते हुए कि ऐसी सब कास्ट अपने फॉरवर्डनेस के संदर्भ में एक होमोजेनस इकाई है, जबकि समग्र रूप में शेड्यूल कास्ट की होमोजेनिटी को अस्वीकार कर दिया। यह तर्क दिया जाता है कि जाति की पहचान सब क्लासिफिकेशन का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि यह बैकडोर से उसी एकरूपता होमोजेनिटी को सामने लाती है जिसे न्यायालय अस्वीकार करता प्रतीत होता है। लेकिन ये शेड्यूल कास्ट के लिए अधिक खतरनाक रूप से हानिकारक है। वे अपनी सबकास्ट के समूह की सदस्यता के कारण आरक्षण तक अपनी पहुंच खो सकते हैं। सभी दलित जातियां अपना रिजर्वेशन कैसे खो सकती हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट की उस डेफिनेशन को ही बदल दिया है जो कि 1936, उसके बाद 1950 और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में सेटल हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट, मेजॉरिटी जजों ने यह स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 341 राज्यों की सब क्लासिफिकेशन करने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह केवल राष्ट्रपति को कुछ जातियों और जनजातियों को SC या ST के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस आर्टिकल के एक मकसद को नजरअंदाज कर दिया, जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के साथ राजनीतिक छेड़खानी और राजनीतिक लाभ लेने की गुंजाइश को खत्म करना था। इस आर्टिकल पर चर्चा के दौरान संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सभी को लगा कि इस क्षेत्र में राजनीति प्रवेश कर सकती है। राष्ट्रपति को राजनीतिक कारणों से किसी खास समुदाय को छोड़ने की सलाह दी जा सकती है और राष्ट्रपति को किसी खास समुदाय को उसकी राजनीतिक संबंधता के कारण जोड़ने की सलाह दी जा सकती है। परिणाम स्वरूप हमें इस आर्टिकल का मसौदा बहुत सावधानी और ध्यान से तैयार करना पड़ा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि एक बार राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया तो उसे बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से राजनीति प्रवेश कर सकती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दोनों आर्टिकल में खंड 2 पेश किया गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि एक बार आदेश दिए जाने के बाद यदि कोई परिवर्तन की मांग की जाती है तो वह परिवर्तन अनुसूचित जातियों के सांसदों की जानकारी के साथ सदन द्वारा खुले सदन में किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इन लेखों को इतनी सावधानी से तैयार किया गया था। इसी आधार पर 7 जजों में से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि राज्यों के पास आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने बताया कि सूची में किसी को शामिल या बहिष्कृत करने का काम केवल संसद ही कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341 के वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देंगे, जो कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य अफर्मेटिव एक्शन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समाप्त करना था। सब क्लासिफिकेशन की मंजूरी से अब राज्य इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि संविधान सभा की मंशा के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एम्पिरिकल डेटा का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तब तक इसे राज्य लागू नहीं कर पाएंगे, पर अलग अलग पार्टियां इसका लालच देकर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे और शेड्यूल कास्ट की अलग अलग जातियों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, जो कि शेड्यूल कास्ट की एकता और अखंडता को खत्म कर देगा, उन्हें कमजोर कर देगा, जिससे वो ब्राह्मणवादी ताकतों से मिलकर नहीं लड़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट, जस्टिस गवई, जस्टिस नाथ, जस्टिस मित्तल और जस्टिस शर्मा ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने की वकालत की है। मतलब एससी या एसटी में जो लोग संपन्न हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस गवई ने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उन अभिभावकों के बच्चों को जो आरक्षण के लाभ के कारण उच्च पदों पर पहुंच गए हैं और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं रहे हैं तथा गांवों में मजदूरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों को उसी श्रेणी में रखना संवैधानिक आदेश को पराजित करेगा। इस तरह का एक सवाल संविधान सभा में भी पूछा गया था। मिस्टर त्यागी पूछते हैं, क्या सरकार का इरादा उन जातियों को सूची से बाहर करने का है जो तथाकथित उच्च जाति हिंदू के स्तर तक पहुंच गई हैं? डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं, अनुसूचित जातियां हमेशा से ही अस्पृश्य रही हैं, इससे कम कुछ भी नहीं। मिस्टर त्यागी ये जानना चाहते थे कि सरकार उन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रखने का इरादा रखती है जो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति कर चुकी हैं और उच्च जाति हिंदुओं के समान स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि अनुसूचित जातियां ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्य रही हैं और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर का आर्गुमेंट अपर कास्ट के घरों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। इस खबर को देखिए, जहां एक आईपीएस को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। जयपुर में एक दलित आईपीएस अधिकारी की बारात में घुड़चढ़ी की रस्म कड़ी सुरक्षा में पूरी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां इस समुदाय की बारात इस तरह निकाले जाने पर कई बार बवाल हो चुका है। इसलिए आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद जब वो घोड़ी पर चढ़े तो उनकी सुरक्षा के लिए जिले के कई अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। क्या इस दलित के आईपीएस बनने के बाद इसकी सामाजिक स्थिति सुधर गई है? क्या इनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है? एनडीटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए मीरा कुमारी जी बताती हैं कि उनके पिताजी बाबू जगजीवन जी के साथ कैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई थी, वो भी तब जब वो भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री थे। My father was the Deputy Prime Minister of India, 1978. He went to Varanasi to unveil the statue of Dr. Sampurnanand. There, he was humiliated. He was abused by his caste. He was the Deputy Prime Minister, mind you, a very powerful personality. He was abused by his caste, and he was asked to go away, saying, "Jagjeevan, Chamar, chale jao." So he came home and they washed the statue with Ganga Jal because it got polluted. So you are asking a question which is very apparent. That caste system, it takes into its embrace. जब एक शेड्यूल कास्ट का आदमी आर्थिक रूप से चाहे जितना मजबूत हो जाए, वो इस देश का डिप्टी पीएम बन जाए, वो रहेगा अछूत दलित ही। इस देश में सबसे ज्यादा गालियां बाबा साहब को पड़ती हैं। अपने समय में वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, देश का संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, देश के पहले कानून मंत्री बने, फिर भी वे रहे तो अछूत ही। मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद बताते हैं कि किस तरह उनको स्कूल में जाति सूचक गालियां दी गई थी। वो तो अमीर थे। इस वीडियो को देखिए। Kashiram ji faced discrimination. Yeah. The movement was born out of personal experience. Yeah. Mayawati ji faced it herself. Yeah. She's had a tough time in her politics. She faced it herself, whereas you haven't. You've been cushioned from that. So how will your voice? No. I think that is. So I'll tell you a personal case. I was in a school, Pathways World School, one of the most premium schools in the country.
right? And I had a senior 1 year older to me. I was, I think, in 6th grade and he was in 7th grade. And this is a very personal, I've never said this before, I've never told anybody about this before. So I just joined, new to the school, and everybody knew my background, ma'am's nephew, right? And this guy was also from a political background actually, and not as large or as strong as what ma'am is, but you know, MLA level. And he had the comfort or the audacity to call me Chamar. And he not did that. He didn't do that by mistake. It was repeatedly done over, I think, about 1.5 to 2 years, till the time I found the courage to, you know, push him back. At the 6th grade, he knew that using a word like Chamar is a slur, or he just said it? No. He knew that it was an insult. He used it as an insult, and he said it with as if it was an abusive word, and called me out in front of everyone every time he saw me. क्या आकाश आनंद का सामाजिक स्तर बढ़ गया है? इस देश के कथित रूप से उच्च जाति के लोग आज तक एक बात नहीं समझ पाए कि दलित चाहे जितना अमीर हो जाए, वो समाज के लिए एक अछूत ही रहता है। क्रीमी लेयर से शेड्यूल कास्ट का सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है, बल्कि इस आर्ग्यूमेंट को अमीर दलित और गरीब दलित को अलग करने के लिए भी दिया जाता है। हमें ये समझना होगा कि एक अमीर दलित जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो रिजर्वेशन के समर्थन में कोई काम नहीं करेगा, और इससे नुकसान होगा गरीब दलितों का। और जो लोग रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, वो इसे आसानी से खत्म कर देंगे। किसी भी समाज का वो वर्ग जो संपन्न हो गया है, वही पूरे समाज के लिए नॉलेज प्रोडक्शन का काम करता है, वही पूरे समाज को लीड करता है, समाज के हक की बात करता है। क्रीमी लेयर लगाकर दलित समाज को उसे बुद्धिजीवी से अलग करना होगा, वो बुद्धिजीवी जो बहुत मुश्किलों से खड़ा हो पाया है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि सब क्लासिफिकेशन की वजह से पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी अपना रिजर्वेशन कैसे खो सकती है। इस खतरे को समझाते हुए पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार अपने लेख में लिखते हैं कि रोस्टर सिस्टम के कारण आरक्षित वर्ग जितना बटेगा, उसे उतनी ही कम सीटें मिलेंगी। दरअसल जिन सरकारी विभागों या संस्थानों में कुल सीटें पहले से ही कम हैं, उनमें बंटवारा होने पर आरक्षित वर्गों के लिए सीटें नहीं बचेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीना न्यूज बीट को दिए गए एक इंटरव्यू में इस खतरे को बारीकी से समझाते हैं। देखिए कि जैसे किसी भी संस्थान में जो जॉब निकलती है, नौकरियां जो निकलती है, उसका एक रोस्टर बनता है, एक सीरियल नंबर होता है कि भाई मान लीजिए कोई कॉलेज खुला, उसमें कहा गया कि भाई 200 सीटें होंगी, मान लीजिए 200 सीटें होंगी, तो गवर्नमेंट का रूल है कि उन सीटों को क्रमबद्ध किया जाए, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है, तो वो 200 तक जाएगी, जिसे हम लोग 200 पॉइंट रोस्टर कहते हैं। अब उस रोस्टर में होता है कि पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट ये यूआर के लिए रिजर्व होती है, चौथी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, क्योंकि 27% में हर चौथी पोजीशन उसके लिए हो जाएगी। इसी तरीके से 15% के हिसाब से हर 7वीं पोजीशन एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हो जाती है, और क्योंकि 7.5% है तो एसटी की हर 14वीं पोजीशन एसटी के लिए हो जाती है। तो चौथा नंबर ओबीसी, 7वां एससी और 14वां नंबर एसटी, बाकी बीच में सारे यूआर हैं। 10वां, 20वां, 30, 40 इस तरीके से 10% का वो ईडब्ल्यूएस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो एससी रिजर्वेशन को 3 टुकड़ों में बांट दे 5% के हिसाब से, तो जो पहला एससी आएगा, क्योंकि 15% में 7वां नंबर था, अब वो पहला एससी अगर वो डिवाइड होता है, पहला एससी चला जाएगा आपका लगभग 15वें-16वें नंबर पर, और एसटी 33वें नंबर पर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो 7.5% और 15% को फुलफिल करने की बात करें, वो फुलफिल ही नहीं होगा, नंबर ही नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा। और जब नंबर ही नहीं आएगा तो जो 7.5% और 15% की बात करें, वो घट जाएगा 3% और 2% में। तो खेल ये है। और जैसे वो घटेगा तो उसके बाद शुरू होती है कहानी नॉट फाउंड सुटेबल की, एनएफएस की। तो सारी सीटें एनएफएस में जैसे ही कन्वर्ट होगी, जब नॉट फाउंड सुटेबल लगेगा, तो वहां वो सीट अगले टेन्योर में जो है यूआर में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जनरल कैटेगरी में वो सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी और वो उनको चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों ने बाकी जातियों के हिस्से का आरक्षण खाया है, पर कोर्ट के पास कोई आंकड़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस बात की जरूरत नहीं समझी कि फैसला सुनाने से पहले
राज्य की सरकारों से आंकड़े जुटाने के लिए कहा जाए। ये मान लिया गया कि कुछ जातियों ने आरक्षण का ज्यादा फायदा उठाया है। यह भी बस मान लिया गया कि जिन जातियों ने आरक्षण का फायदा उठाया है उनकी वजह से दूसरी जातियों को फायदा नहीं मिल पाया, इसीलिए सब क्लासिफिकेशन करने से दूसरी जातियों को फायदा मिल जाएगा। किसी बीमारी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि उस बीमारी या प्रॉब्लम का कारण क्या है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि जो जातियां पीछे रह गई हैं या जिनको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है उसका कारण क्या है। इन सवालों को उठाते हुए और उनका हल बताते हुए यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन सुखदेव थोराट लिखते हैं कि लीगल अथॉरिटीज को यह समझना चाहिए कि भेदभाव का सामना कर रहे समूह के लिए कानूनी समाधान आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं पर निर्भर करते हैं। इस संदर्भ में निर्णय लेने वाली कानूनी संस्था को यह जानना चाहिए कि कुछ अनुसूचित जातियों की उपजातियों के नौकरी में कम प्रतिनिधित्व का कारण जातिगत भेदभाव है या आय के साधनों की कमी और शिक्षा का स्तर कम होना है। अगर अन्य उपजातियों द्वारा भेदभाव के कारण कम प्रतिनिधित्व हो रहा है जिसकी संभावना कम है तो उपजातियों के लिए अलग आरक्षण की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर इसका कारण आय और शिक्षा की कमी है तो व्यक्तिगत ध्यान वाली नीति एक बेहतर विकल्प हो सकती है जिससे वे नौकरी में आरक्षण का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएंगे। यहाँ सुखदेव थोराट बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई उसका कारण क्या है। क्या उनके साथ शेड्यूल कास्ट की उन जातियों द्वारा भेदभाव किया गया है जिन्होंने आरक्षण का ज्यादा लाभ लिया है, या इसका कारण उन उपजातियों में आय के साधनों की कमी और शिक्षा का स्तर कम होना है। अगर इसका कारण भेदभाव है तो सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और अगर नहीं तो उन उपजातियों में कमाई के साधन और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उनको टारगेट करते हुए योजनाएं बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान सभा के सदस्यों का विरोध तो करता ही है, साथ ही इस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान को दोबारा लिखने की कोशिश की है, जो कि संविधान का खुला विरोध है। सुप्रीम कोर्ट के ये जज खुद को संविधान सभा और संविधान से बड़ा मानने लगे हैं। अगर ये फैसला लागू हुआ तो बाबा साहब के इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम फिर से 1931 के समय में पहुंच जाएंगे जहां हम लोगों की पहचान सिर्फ जातियों के नाम के रूप में हुआ करती थी। बाबा साहब ने उन सैकड़ों जातियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया, शेड्यूल कास्ट। इन तमाम जातियों को एक क्लास बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस फैसले से वो प्रक्रिया रुक जाएगी। पर यह भी सच है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में तमाम जातियां और जनजातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। वो अभी भी समाज के आखिरी पायदान पर हैं। उनके लिए हमें सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन तमाम लोगों को आगे आना चाहिए जो फाइनेंशियली और एजुकेशनली तरक्की कर चुके हैं, और इन वंचित लोगों के लिए काम करना चाहिए। तभी हम बाबा साहब के सपनों की कास्टलेस सोसाइटी बना पाएंगे। इस वीडियो का अंत में अब्दुल खालिक के शब्दों से करूंगा। वो लिखते हैं कि यह अजीब है कि इस देश में जहां पहले से ही बहुत सारी गंभीर और अमानवीय असमानताएं हैं, केवल सबसे कमजोर समूह दलित समुदाय के अंदर की असमानताओं को सुधारने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। SC/ST आरक्षण कोटे को अलग अलग हिस्सों में बांटने से केवल उन लोगों को फायदा होगा जो इन समूह को तोड़कर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इससे SC समुदाय के बीच एकता कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में यह कहा है कि जाति व्यवस्था के सबसे ज्यादा पीड़ित लोगों को अब खुद ही अलग अलग उप समूहों में बांट दिया जाना चाहिए, जिससे एक नई हायरार्की और जाति व्यवस्था बन जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि उन उप समूह के बीच मतभेद और बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया और आप इस तरह के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैट्रियन का लिंक और मेरी UPI ID दी गई है। आप अपने हिसाब से मेरा सहयोग कर सकते हैं।